तो हमारा पहला सबसे पहले तो पहली वाली क्लास है। पहली क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। ठीक है, नए सेशन की नई क्लास में चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। चैप्टर 2 से स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन लोग। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ओके जी, चैप्टर का नाम हो गया आपका पॉलिनोमियल्स। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग। पॉलिनोमियल्स का पहले आप मतलब समझ के आ चुके हो थोड़ा बहुत। पॉलिनोमियल्स होता है जिसके अंदर नहीं समझा पहले इसका मतलब। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे, नोमियल्स मतलब कहते हैं टर्म्स को, जिसमें कई सारे टर्म्स होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ओके, यानी कि अगर मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं तो मैं आपसे बोलूंगा लिख लो, आप डेफिनेशन लिख लो। एन एक्सप्रेशन which can be written in the form of an expression which can be written in the form of एक एक्सप्रेशन जिसे आप इस तरीके से लिख पाए। कैसे? पी एन इज इक्वल्स टू, पी एन तो बस ऐसे ही लिख दिया, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता जा रहा है। लास्ट में आपका ए टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स और यहाँ पे ए नॉट। अगर आपके पास कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन है, उसे आप क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बोलोगे। क्लियर? लेकिन अभी थोड़ा सा रुको, थोड़ा समझो। वेयर, जहां पर वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू अप टू ए एन आर कांस्टेंट, ये सब क्या होने चाहिए? आपके कांस्टेंट होने चाहिए। और ए एन जो है नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं आ रही समझ में बात? अभी कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी समझाता हूँ। क्लियर? एक एक्सप्रेशन जो कि इस तरीके से है, अभी दिमाग में पिक्चर तो बैठा लो। मार्केट में दिख गया चलते फिरते तो पहचान तो लोगे। अभी ऐसा दिख रहा है। अभी और बताता हूँ। वेयर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर द कॉन्स्टेंट, ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पावर ऑन ईच टर्म, पावर ऑन ईच एंड एवरी टर्म, ऑन ईच टर्म must be non-negative, must be non-negative integer, non-negative integers। non-negative पता है क्या? non-negative integers नहीं पता? हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स पता है। वन से जो आगे होते हैं, जीरो से आगे वाले। जीरो आता है क्या उसमें? नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं आपके? जो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। नॉन नेगेटिव है क्या का मतलब क्या हो गया? जो नेगेटिव ना हो। पॉजिटिव एंड जीरो मतलब होल नंबर। पॉजिटिव तो नॉन नेगेटिव मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव एंड जीरो। बात आई समझ में? पॉजिटिव और जीरो को मिला के क्या बोल देते हैं? वो होल नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? होल नंबर बोल देते हैं। सब आपका आई बात समझ में? नहीं आई? आगे बात समझ में? ये अब उसने क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, अगर आपके पास कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर? जहां पर ये x के साथ जो चीजें हैं कांस्टेंट है। ये क्या है? आपके कांस्टेंट है। ये वाली चीजें क्या होनी चाहिए आपकी? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वन हो सकता है, टू हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन बाई टू हो सकता है, नाइन हो सकता है, माइनस का 11/4 हो सकता है, कुछ भी। हाँ, सारे कांस्टेंट, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट। उसने बोला कि ए एन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या कहानी है इसकी अभी बताता हूं। फिर उसने बोला एंड पावर ऑन ईच टर्म, ये जो पावर है इसके ऊपर, ये वाली एक्स की पावर कितनी है यहाँ पे? एन। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? यहाँ पे एन माइनस टू, यहाँ पे टू, यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो। तो ये सभी पावर जो है आपकी वो क्या हो सकती है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो सकती हैं। मतलब होल नंबर में से ही कुछ आ सकती है। बात आई समझ में? होल नंबर के अलावा कोई पावर आएगी तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। क्लियर? माइनस का टू आ गया कभी तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। माइनस का 7/2 नहीं चलेगा। प्लस का 3/2 नहीं चलेगा। तो अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है ना? अब इसको एग्जाम्पल से समझो आप। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा, मैंने एग्जाम्पल, मैंने बोला पी एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 7x प्लस 1 लिखा हुआ है। क्लियर? x की पावर कितनी है यहाँ पे? हाईएस्ट
2, उसके बाद 1, उसके बाद 0। x की पावर 0 का मतलब क्या होता है? x की पावर 0 इज 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, 0 को छोड़ के। तो अब हमने बोला कि 5x स्क्वायर 7x और 1 है, क्लियर। तो यहाँ पे हर एक टर्म पे पावर, इस पे पावर कैसी, अलाउड और नॉट अलाउड, अलाउड है ना, क्योंकि 0 और पॉजिटिव इंटीजर कोई भी पावर चलेगी। इस पे पावर अलाउड, इस पे अलाउड, इस पे अलाउड, क्लियर। ये कांस्टेंट हो गई 5 7 1, तो ये पॉलिनोमियल होगा, ये आपका पॉलिनोमियल है। बात आई समझ में, ये आपका पॉलिनोमियल है। अब किसी ने बोला सर अगर ऐसे होता तो px इज इक्वल टू 7x3 प्लस 9x प्लस 17, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? क्या ये भी पॉलिनोमियल होगा? x की पावर कितनी है, अलाउड है 1, अलाउड है 0, अलाउड है 7 9 17, ये कोफिशिएंट हो गए, क्लियर। हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है यहाँ पे 2, तो डिग्री कितना हो गया इसका, तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका होता है इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, हाईएस्ट पावर ऑफ x वेरिएबल, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल मतलब x इज डिग्री, क्लियर, जो कि कितनी है यहाँ पे 2 है। बात आ गई समझ में, तो 2 ये आ गई। इसके अंदर डिग्री कितना हो जाएगा, दूसरे वाले में 3 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो डिग्री को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ n से, थोड़ी देर के लिए 3 हो गया। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए ये पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे। x की पावर 9 प्लस 3 2x 3 प्लस 17x px, हाँ जी अगर x रूट में आ गया तो अभी उस पर भी आ रहा हूँ, रुक जाओ, ये ठीक है। ये नेक्स्ट x की पावर 7 प्लस x की पावर 5/2 प्लस 9x px इज इक्वल्स टू 13x 13 प्लस 12x माइनस का 3 प्लस 17x 5। हाँ ये बताइए पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 3 4 5 6 px इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x। हाँ जल्दी से लिख लो फटाफट फटाफट, ये तो पूछने की बात ही नहीं है भाई, कॉपी में जो आता है छापते जाओ सब कॉपी में। हाँ छापते जाओ, है ना, ये आदत बना लो आप अभी से। एक बार वो पिछली स्लाइड दिखाओ, एक डेफिनेशन। पिछली डेफिनेशन बाद में लिख लेना आप, है, पेज छोड़ दो इसके लिए थोड़ा सा। बताइए। ये तो ज्यादा हो गया थोड़ा, आवाज कर रहा है थोड़ा। हाँ जी फटाफट से सॉल्व कर लो, थर्ड वाला है, अरे आओ जल्दी आओ। पॉलिनोमियल थर्ड वाला है क्या, है थर्ड वाला पॉलिनोमियल होगा, यस होगा। डिग्री कितना होगा 9 होगा। फोर्थ वाला होगा क्या, नहीं, क्यों, किसकी वजह से नहीं होगा, इसकी वजह से, प्रॉब्लम है ये है एक प्रॉब्लम, ठीक है ना, प्रॉब्लम है ये, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो डिग्री होगा क्या, किस बात का डिग्री भाई जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो। ये वाला
इसकी वजह से ओके था, इसकी वजह से प्रॉब्लम, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। कोई एक भी टर्म पे पावर अगर गड़बड़ होगी तो पॉलिनोमियल नहीं होता। इसमें बताइए, नहीं है, 1/x नहीं चलेगा, ठीक है ना, नहीं चलेगा, ठीक है ना, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें बताइए, ये तो ओके है, इसकी तरफ से तो 3 से 3 कट जाता है, x9 हो गया, ये ऊपर चला जाएगा x3, लेकिन ये समस्या आ गई थोड़ी, है ना, ये थोड़ी समस्या आ गई, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। तो ये आपका तो समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया आपसे कि इफ, उसने बोला इफ px इज इक्वल टू, आपको दे रखा है 7x² प्लस 9x प्लस 3, और उन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला p0, दूसरा बोला p1, तीसरा बोला p-1, और बस, हाँ, p0 का मतलब समझ में आता है क्या है, x इक्वल टू 0 रखने पर वैल्यू, फटाफट से बताइए। बताओ वर्षा, क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका 3, इसका कितना आ जाएगा, 7 प्लस 9 प्लस 3 19, बहुत बढ़िया, इसका कितना आ जाएगा 7 माइनस 9 प्लस 3 यानी कि 1, क्लियर, ये आंसर आ रहा है। गड़बड़, हाँ जी 7 है, कितना लिख लिया तुमने, अरे 7 है, चलो ठीक है, 9 के हिसाब से कितना आंसर आ रहा होगा फिर, हाँ ठीक, अच्छा 9 ही लिख लिया है, चलो ठीक है फिर, चलो तुमने भी 9 लिख लिया था क्या, अच्छा, चलो इसमें बताओ, इसमें कितना आ रहा है 0, इसमें कितना आ रहा है, ये भी क्या है? 0 और नीचे वाला है 12। 12, मैंने किया नहीं। ठीक है, 0 आ गया। अब देखो जैसे ही आप वैल्यू रखते जा रहे थे ना, एक बार क्या हुआ, अचानक से कुछ में नेगेटिव आ रहा है, कुछ में पॉजिटिव आ रहा है आंसर, है ना, कुछ में 0 आ रहा है। आपने देखा कि जैसे ही किसी का आंसर 0 आ गया, यानी कि पॉलिनोमियल में आपने जैसे ही x की कुछ वैल्यू रखी और आंसर आपका 0 आ जाए, तो वो कहलाता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को 0 कर दे, जीरोज हो गया, ठीक है ना। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, जो पॉलिनोमियल को 0 कर दें, ठीक है। जैसे कुछ दोस्त जीवन में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की तरह होते हैं, हम अच्छे खासे पॉजिटिव पॉलिनोमियल थे, आते हैं और जीरोज कर देते हैं अपन को, फिर हम पढ़ाई लिखाई छोड़ के सब उन्हीं के पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव थे, फिर जीरोज हो गए, फिर धीरे धीरे नेगेटिव में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ में आएंगे खैर उसके में। तो जीरोज आपको समझ में आया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो यहाँ पे अगला आपका आती है कहानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देख लो जीरो कैसा है, ब्लिंक कर रहा है जीरो, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो धीरे धीरे मैथ से सीखते हुए जाइएगा, आप जीवन की राहें हैं, ठीक है। बताइए समझ में, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब हमारे लिए अभी तो x ही है खैर, तो मैं x ले लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल वेयर द पॉलिनोमियल बिकम, वेयर द पॉलिनोमियल बिकम 0, क्लियर।
हियर द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल के तौर पे पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 2 था। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही आपने P1 रखा जीरो आ गया, जैसे ही आपने P2 रखा कितना आ गया? जीरो आ गया। तो x इक्वल टू 1 एंड 2 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात आ गई समझ में? ठीक है, डेफिनेशन क्लियर? ये आपकी कहलाती है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। ठीक है, कोई भी वेरिएबल है आपके पास, उसमें जो x की वैल्यू है, x या वेरिएबल जो भी है, x हो, y हो, z हो, उससे रखने पर जो पॉलिनोमियल है आपका वो जीरो हो जाए तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्लियर? जीरोज जो होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं, जीरोज आर ऑलवेज रियल। बट आप जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे तो रूट्स में भी इमेजिनरी, रूट्स और जीरोज एक नहीं होते हैं, रूट्स में भी इमेजिनरी। जीरोज रिपीट नहीं करते हैं, रूट्स रिपीट करते हैं, जीरोज जो होते हैं। रूट्स मेशनरी मतलब क्या? बिल्कुल, अभी बताऊंगा बाद में। रूट्स की वैल्यू आयोटा में आ सकती है, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, तो इमेजिनरी आ सकती है वैल्यू। ठीक है, खैर क्वाड्रेटिक में आने दो, जब बताएंगे उस बारे में। बात आई समझ में? जीरोज ऑफ द ये पॉलिनोमियल समझ में आया आपको क्या है? अब जैसे मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि मेरे पास ना ये क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला फाइंड जीरोज, फाइंड जीरोज ऑफ पहला px आपको दे रखा है यहाँ पे x माइनस 3, कितना आएगा इसमें? x की कौन सी वैल्यू पे ये x माइनस 3 जीरो हो जाएगा? 3 पर। तो x इक्वल टू 3 इज द जीरोज। बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है, अगला है px इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें x की वैल्यू क्या रखें? हाँ, x की वैल्यू निकल, by है, माइनस का by है। अगर आपको दिक्कत आए तो कैसे सॉल्व करना है? आपने ax प्लस b को जीरो रख दो। आप तो समझ पा रहे हो? ax प्लस b को जीरो रख दिया। अगर आप b को इधर लेके जाओगे तो कैसे हो जाएगा? ये प्लस का या माइनस का? माइनस का। a अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाते ही क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का by a आ गई। क्लियर? अब देखो वो मतलब क्या करेगा क्वेश्चन वाला, थोड़ा सा डराने के लिए बच्चों को जानबूझ के फालतू की चीज लिखेगा। कैसे? वो मतलब ज्यादातर हम लोग ABC और नंबर में काम कर रहे होते हैं, वो ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिख देते हैं और फिर बोलते हैं कि x इक्वल टू माइनस का m/l इज अ जीरो। ट्रू और फॉल्स? बताइए, ट्रू होगा? आगे बात समझ में? अब लेकिन अगर जैसे दो आ जाए आपके पास, 2 डिग्री वाला आ जाए, जैसे मान लीजिए ये आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का मैंने यहाँ पे ले लिया माइनस का 5x और प्लस का 6, ये होता। अब इसमें मुझे जीरोस निकालने होते तो कैसे निकालता मैं? वैल्यू पुट करते। या तो जो दिया हुआ है उसके सामने उसकी वैल्यू पुट कर लो, या फिर आप लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा है क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा है तो आप क्या करो, इसको जीरो रख दो। तो आपने बोला सर ये जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू जीरो आ गया। मिडिल टर्म के लिए आपको कैसे दो नंबर की रिक्वायरमेंट है जिनका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 6, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए? -5। तो -2 और -3 ऐसे दो नंबर होते हैं। समझ पा रहे हो बात को? तो आप बोलोगे सर इसका फैक्टर हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6। मतलब आपने क्या किया? मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर? तो ये हो गया आपका x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 2 इक्वल टू जीरो। या तो ये वाला जीरो होगा तो x माइनस 3 को जीरो कर दो, या फिर x माइनस 2 को जीरो कर दो। x इक्वल टू 3 आ गया और x इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से जीरोस कितने आ गए आपके? 2 आ गए। बात आई समझ में? अच्छा, एक चीज ध्यान से गौर से देखिएगा आप, है ना, मैथ्स में ज्यादातर खेल नजरों का होता है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करके देखो कि यहाँ पे 1 डिग्री था तो जीरोस कितने आ रहे थे? 1। यहाँ पे कितना डिग्री है? 1, तो जीरोस कितने आए? यहाँ पे भी 1 डिग्री है तो जीरोस कितने आए? 1। यहाँ पे कितना डिग्री हो गया? जीरोस कितने आ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरोस जो होते हैं वो हमेशा डिग्री के बराबर या उसके कम हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस नोट करके कॉपी के सर पे लिख लीजिएगा ऊपर, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं आपके, नंबर ऑफ जीरोस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नंबर ऑफ रूट्स तो बराबर ही होते हैं। अच्छा रूट बराबर होते हैं। जीरोस और रूट्स में डिफरेंस है ना थोड़ा सा। ठीक है, तो जीरोस जो होते हैं वो लेस देन इक्वल टू आते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर एक बात तो समझ में आ गई, इक्वल वाला तो सीन समझ में आ गया, लेस देन वाला समझ में नहीं आया। इक्वल वाला तो समझ में आ गया आपने को, लेस देन वाला और समझा दूं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा और मैं आपसे बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, इसके मुझे जीरोस चाहिए। क्लियर, इसके मुझे जीरोस चाहिए। तो अब आप कैसे निकालोगे इसके जीरोस, तो आप बोलोगे सर इसको जीरो रख दो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को जीरो रख दिया आपने। इसका मिडिल टर्म जब स्प्लिट किया तो आपने देखा ये तो होल स्क्वायर जीरो आ गया, ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, सिर्फ एक आएगी, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे ही तो ये जीरो होगा सिर्फ। तो कितनी वैल्यू आ रही है, एक, और डिग्री कितनी है, 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या है आपके, कम है। तो जी नंबर ऑफ जीरोस लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए इसमें, नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने आ गए आपके, 1। क्लियर, x इक्वल टू 2। क्लियर हुआ, बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ भाई आ रही है ना बात समझ में पूरी तरीके से। ये होता है आपका जीरोस की कहानी। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ में तो मतलब आप यूं चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो कुछ नहीं है। ठीक है, ग्राफिकली क्या होता है, अगर मैं इसका डेफिनेशन बताऊं आपको, ग्राफिकली, ग्राफिकल डेफिनेशन, ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है जी इसकी, ग्राफिकल डेफिनेशन होती है द वैल्यू ऑफ x where the graph of polynomial cut or touch the x axis। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या हो गया ग्राफ में, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल मतलब x, ठीक है ना, वेरिएबल where the graph of polynomial, where the graph of polynomial touch or cut the x-axis are zeros। ठीक है ना, is are zeros of polynomial। ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो ध्यान रखिएगा जीवन में भी यही होता है, जब आप x एक्सिस मतलब क्या होता है, जीरो। ठीक है, ये ग्राफ इस x एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये, इसको बताइए साहब, कौन कौन सी वैल्यूज पे कट कर रहा है, -1 और बोलो 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 जल्दी बोलो जल्दी, -1 और अरे कौन कौन सी वैल्यू पे कट कर रहा है बता दो ना देख के, -1 2 3, -1 2 3। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3, -1 2 3 हो गए, खत्म बात, बस यही है नंबर ऑफ जीरोस। इसमें बताइए जरा कितनी जगह पे कट कर रहा है ये, अरे पूरा ग्राफ तो बनाने दो पहले, हाँ कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, इसको बताओ जरा कितनी जगह कट किया, कितनी जगह कट किया, एक भी जगह पे कट नहीं किया ना, तो नंबर ऑफ जीरोस 0। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 4, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 0। ये अपना मैथ्स के स्टूडेंट की तरह है, कोई उसे नेगेटिव नहीं कर सकता है ना, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में, है ना जी। चलिए इसका बता दो अब, इसमें कितने हैं और इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 1। ठीक है ना, क्लियर है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 तो आप अब वैसे ही सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ देख के, बिना पेन चलाए सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हो आप। हाँ, बिना पेन चलाए सिर्फ देख के सॉल्व कर सकते हो आप। कितने हो गए सॉल्व,
पिछले पिछले वाली स्लाइड मॉड्यूल में देखना ये है क्या? क्या हो गया पहले एक्सरसाइज डन। देखना है क्या मॉड्यूल में पॉलिनोमियल दूसरी एक्सरसाइज में ग्राफ वाले क्वेश्चंस। देखो आगे करना एक बार थोड़ा सा। ये रहा आपका एनसीईआरटी का ही दिया हुआ है तो ये है आपका पेज नंबर 29 पे। पेज नंबर 29 देखना। 29 पे एक वो दिया हुआ है बिल्डिंग कॉन्सेप्ट 2.2। उसमें देखो बता सकते हो कितने जीरोस आएंगे पहले वाले में? एक 1 2 3 1 1 4 है। बताओ आगे बात समझ में? ये सब कहानी है इसकी पहली एक्सरसाइज की। ठीक है, अब अपने को ये बात मालूम चल गई कि सर यहाँ पर अपने को ये तो मालूम चल गया कि जीरोस कैसे निकालते हैं अपन, है ना। ओके, अब कहानी ये आती है कि अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो स्टार्टिंग में आपने बताया था उसमें मैं आपको एक दो चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि अब आप जो मॉड्यूल सॉल्व करोगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे ये हो गया एक्स्ट्रा, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा डोज। ठीक, जैसे पॉलिनोमियल आपके पास पी एक्स है और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है आपको। क्लियर? यहां पर जो ए बी सी है वो कांस्टेंट हो सकते हैं आपके कोई भी। ए आपका जीरो नहीं हो सकता, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए आपका जीरो नहीं हो सकता। बाकी का ए बी सी की जो वैल्यू है वो रियल नंबर में से कुछ भी आ सकती है। अभी बताता हूँ, ए जीरो हो गया तो जीरो जीरो इंटू समथिंग कितना हो जाएगा? जीरो, तो वो 2 डिग्री का बचेगा ही नहीं। 2 डिग्री का बचेगा क्या पॉलिनोमियल? नहीं बचेगा। फिर ये हो गया आपका। तो जैसे ही आप ए को जीरो करोगे तो वो उतने डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है ना, वो उतना डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं रहता है। फिर जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये होता पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 होता। अब आप बोलते हैं ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सही बात है। अब आप यहाँ पे ना कुछ भी लिख दो, आप यहाँ पे ये जो खाली जगह ना सर्कल, इसमें आप जो चाहे वो नंबर लिख दो जीरो के अलावा। ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। 5 लिख दूं तो भी, 7 लिख दूं तो भी, 1000 लिख दूं तो भी, माइनस का 1000 लिख दूं तो भी, 2.7 लिख दूं तो भी। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पे बोला, यहाँ पे एक हो गया ऑल नंबर्स और यहाँ पे हो गया आपका जीरो। जैसे ही जीरो एंट्री करेगा क्या ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बचेगा? फिर ये 2 डिग्री का हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए, उसमें जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, बात आई समझ में? बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स से तो फिर वो 4 डिग्री का बन जाएगा, एक्स वेरिएबल हो गया, एक्स नहीं। क्लियर, बात आई समझ में? नंबर, ओनली नंबर। अब हमने क्या बोला, अब मैं आपको बताऊं, ये जो पॉलिनोमियल होता है ना वो केचुए की तरह होता है, अर्थफॉर्म की तरह। केचुआ अर्थफॉर्म में क्या क्वालिटी होती है कि अर्थफॉर्म को आप ऐसे बीच में से काटते हो ना वो जिंदा रहता है। आपने तो बायो पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो वो क्या है, जैसे आपका ये अर्थफॉर्म है, अर्थफॉर्म बनाता हूँ मैं। राइटिंग, मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है, पहले ड्राइंग का टीचर हुआ करता था मैं। फिर मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि ड्राइंग नहीं लेना तू। ये आँख कहाँ है इसकी? पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। इसके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, इसके अंदर मिट्टी खाते हैं ना ये हो गया अर्थवॉर्म। ठीक, देख है ना अर्थवॉर्म तगड़ा, लेट अर्थवॉर्म। ठीक है भाई, ये हमने मान लिया ये अर्थवॉर्म है। अब क्या है, इस अर्थवॉर्म की क्या क्वालिटी होती है, जैसे मान लो आपने इसको यहां से काट दिया तो ये 2 अर्थवॉर्म बन गया। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 2 अर्थफॉर्म हो जाएंगे। एक आपका ये वाला अर्थफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे और एक आपका दूसरा वाला अर्थफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अर्थफॉर्म की क्वालिटी रहती है। मैंने ऐसा पढ़ा था एक बार, एक ये अर्थफॉर्म हो जाएगा, एक ये। अब किसी बच्चे ने बोला कि सर अगर बाई चांस मैं इसको यहाँ से काट दूं तो, जैसे अब वो आया और उसने इसको यहाँ से काट दिया तो 3 अर्थफॉर्म बन गए। तो ये पॉलिनोमियल है ना वो इसकी जैसी होती है, बस दिखती नहीं है अपने को, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जैसे मान लो वो है, ठीक है, वही पॉलिनोमियल है आपके पास। आपने क्या किया, ये आपके पास एक्स क्यूब था प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। ये जो पॉइंट है ना ईश्वर ने बना के भेजे पहले ही,
कि आप यहाँ काटो भाई, चाकू सही जगह लगाओ आप। तो आपने क्या किया, यहाँ पे मार दिया चाकू, ठीक है, आपने यहाँ पे चाकू मार दिया, ये दो बन गए, एक एक्स क्यूब बन गया और एक 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। बताओ दो पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये एक अलग पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, और ये एक अलग पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का। बताओ यस और नो, बन गया ना केचुआ? अगर किसी ने बोला सर मैं यहाँ मारूंगा तो एक एक्स क्यूब, एक 5x स्क्वायर और एक 9x प्लस 7, ठीक है, बात आई समझ में? अब क्योंकि ये मैथ्स है, बायो नहीं है, तो आप इसमें लॉजिकली चाकू मार सकते हो। कल को आप ऐसे मत बोलना सर मैंने यहाँ 9 के बीच में मार दिया, तो 9 का ये और ये दो पॉलिनोमियल, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। तो जो भी रहेगा वो प्लस या माइनस वाली चीजें पहले से ही उसने बना के भेजी है कि इसी जगह से काटना है आपको, क्लियर? बस क्या है, ABC वाला जो है लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है आपकी, इस केस में हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो हाईएस्ट पावर के साथ जो ये लिखा रहता है हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसका नाम क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू कितना आ जाता है आपका? इसका नाम होता है लीडिंग कोफिशिएंट। क्या नाम होता है इसका? लीडिंग कोफिशिएंट, क्लियर? और लीडिंग कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होता, लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बात समझ में? ये थी एक तो कहानी अपनी, ठीक है, सिंपल सी। अब दूसरी, लीडिंग कोफिशिएंट समझ में आ गया, 0 नहीं हो सकता, ये बात अपने को समझ में आ गई। अब अपने को ये भी समझ में आ गया कि सर इसके 2 जीरोस होते हैं, क्लियर? तो अब हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन, ये अच्छा टॉपिक है थोड़ा, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। ये थोड़ा मजेदार टॉपिक है, ये यहाँ पे भी काम आएगा और क्वाड्रेटिक में भी काम आएगा, आपके 2 चैप्टर में काम आएगा। अब क्या है, जैसे पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके जीरोस मान लेते हैं हम अल्फा एंड बीटा। लेट जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, क्लियर? और यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं जीरोस मतलब x की वैल्यूज, जीरोस मतलब x की वैल्यूज, ठीक है जी? तो x की वैल्यू अल्फा और x की वैल्यू बीटा, इसका मतलब ये हुआ x अल्फा रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, x बीटा रखोगे तो भी 0 हो जाएगा, क्लियर? तो पहला पॉइंट जो समझ में आया अपने को, वो क्या समझ में आया कि सर अगर आपने p ऑफ अल्फा रख दिया तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ये मैंने आपको बहुत काम की बात बता दी है, ये जेई में आपके काम आएगी, अभी बताते हुए चल रहा हूँ मैं ये बात। ए अल्फा स्क्वायर बी अल्फा सी, एक्स की जगह पर जीरोस मतलब एक्स की वैल्यूज, एक्स की वैल्यू मतलब अल्फा और बीटा, तो एक्स की जगह अल्फा रखोगे तो 0 होना चाहिए, तो एक्स की जगह पर अल्फा रख दिया, और अगर एक्स की जगह पे बीटा रख दिया तो भी क्या हो जाएगा? तो ए बीटा स्क्वायर बी बीटा प्लस सी इक्वल टू भी 0 हुआ, ठीक है? ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन आ जाते हैं। आप आईएमओ का फॉर्म भरोगे ना इस साल? एक बार क्या, अच्छा, चलो देखते हैं। ओपन होते हैं आया हो। हम्म, 9th का अभी सेकंड लेवल देख रहा है, 12th का ये मुश्किल कर देते हैं। हाँ, ये थोड़ा आगे की चीजें पूछ लेते हैं ना, आगे की चीजें पूछ लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है जी? आई बात समझ में? ये तो अपने को एक बात तो ये समझ में आ गई एक्स्ट्रा, ठीक है? दूसरी बात क्या है, अब आप दूसरी बात जो आपके काम की जो सीबीएसई में भी काम आएगी वो ये है भाई कि ये हो गया, अगर उसने ये बोला कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो वो आती है आपका माइनस का बी अपॉन ए। फिक्स है। हाँ, यही आती है ये सम ऑफ जीरोस, क्या बोलते हैं इसको? पहला सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है वर्षा?
माइनस का v बाई ए, माइनस का v बाई ए आ रहा है आपका सम ऑफ जीरोस। माइनस बी क्या है, माइनस बी है, बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका सम ऑफ जीरोस, याद रखना हमेशा। क्लियर? सी अभी अभी नहीं आ रहा ना, सी अभी आएगा, ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाओ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? मुझे समझ नहीं आता प्रोडक्ट शेड ऑफ कोफिशिएंट बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं। आप इसको वहां पे हाँ, एक्स को साथ वाले को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी। ये हो गया कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा अल्फा और बीटा को, तो उसकी वैल्यू सॉल्व हो गई माइनस का बी अपॉन ए ही आती है। जैसे किसी की वैल्यू 5 आ रही है, किसी की वैल्यू 7 आती है, सॉल्व करते हैं ना अपन लोग, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू माइनस का बी अपॉन ए आती है। ठीक है? अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मैं देखता हूं इन दोनों की वैल्यू सी अपॉन ए आती है। समझ में आई बात? जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर 5 आता है, आ गया वो जुड़ के किसी भी तरह। ठीक है, तुम इसको लिखो, मैं एक बार और समझाता हूँ। इसको क्या बोल सकते हैं हम, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है वर्षा, समझ में आई बात यहां तक? सर मैं अल्फा लेकिन एक्स एक्स लिखूं वहां पे, यहाँ पे यहाँ पे। नहीं नहीं, अल्फा बीटा ही लिखो। अल्फा बीटा ही चलने दो। इस रूम में थोड़ी सी गर्मी ज्यादा रहा करेगी, है ना? सर्दियों में तो मजे है इस रूम में, गर्मियों में भी एसी लग जाएगा अभी कुछ दिनों में, तो उसमें भी मजे ही है वैसे तो। सर्दियों में भी वैसे, गर्मियों में भी वैसे मजे हैं, क्योंकि ज़्यादा एसी में दूसरे में तो ठंड लग जाती है, इसमें थोड़ा लाइटों की थोड़ी गर्मी रहा करेगी है। आप लोग अपनी सेल्फी भी ले सकते हो यहाँ क्लास खत्म होने के बाद, चुपचाप नज़र बचा गया। ठीक है जी, आई बात समझ में? मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, मैंने बोला कि मेरे पास पी एक्स जो है वो मेरे पास 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 है। ठीक है, और लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पहला अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, और दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी का काम कौन कर रहा है इसमें, बी 7, और ए का काम कौन कर रहा है, और सी कौन है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सर हम अल्फा ए को अल्फा कह रहे हैं। नहीं भाई, अल्फा अलग है, अल्फा जीरो है इसका। जीरो मतलब एक वो वैल्यू जिसे रखने पे ये जीरो हो जाए। अल्फा ए को क्यों बोलेंगे, अल्फा तो इसके जीरोस का नाम दिया है हमने। जैसे किसी क्वेश्चन के जीरोस 2 आ रहा था, किसी का उसमें पहले 4 आ रहा था, 7/2 आ रहा था, तो इसलिए इसका नाम जीरो का नाम अल्फा दिया है मैंने। तो सम अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अब इसमें कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो माइनस बी कौन होगा, तो माइनस तो यही आएगा, और बी कौन है, 7/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, 9/5 आएगा, सिंपल। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन में पी एक्स आपसे बोलता माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस का √2, इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आता और अल्फा इंटू बीटा कितना आता। -11/-3, 11/3 हो जाता। हाँ, √2 by -1 -
अगले वाले का 0 हो जाएगा फर्स्ट का, तो सेकंड वाले और 4 पे -4 पे। इनके आंसर्स बता दीजिए अब आप। इसका तो आपका हो रहा होगा माइनस का 11/-3 यानी कि 11/3, और इसका हो रहा होगा √2/-3, है ना। इसका कितना हो रहा है? अब इसमें देखो a आपके पास 3 है, b आपके पास कितना है और c कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। अगले वाले में अल्फा प्लस बीटा भी 0 और अल्फा इंटू बीटा भी 0 है, क्योंकि a तो 3 है और b कितना है और c कितना है ना। इसमें लास्ट वाले में -9 अच्छा ये तो दोनों ही हो गए ना, इसको 9x लिख लो एक्चुअली, सॉरी। हाँ अब बताना। -9 और b और नीचे वाला 0 -9 आएगा या 9 आएगा ओनली? 9 9 माइनस का -9/1 ना, तो 9 और ये तो 0 आ जाएगा। हाँ बताओ। क्लियर। इसमें कोई दिक्कत है भैया? हम लोग इस तरीके से चीज़ों को करेंगे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बाकी की कुछ चीज़ें चलती जाएं और फिर आगे की तरफ हम बढ़ते जाएं, ठीक है ना। आगे धीरे धीरे स्लो मोशन में। अब जैसे देखो, अब क्वेश्चन क्या है, आपको ये समझ में आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। वो क्या बोलता है आपसे, वेरीफाई द रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि वेरीफाई द रिलेशन ओके ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट। ओके इधर देख लो, ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट, ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करना है अपने को। ओके जैसे कि क्वेश्चन मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे 4x² + 8x है, ये होता जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल आपके पास। अब इसमें क्या है कि आपको पहले इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है, और फिर उन्हें वेरीफाई कैसे करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले फॉर्मूले में डाल के। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो ओके, नहीं तो वेरीफाई नहीं होगा। अल्फा बीटा, ठीक है। जैसे अभी इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं मुझे, मतलब इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस कैसे फाइंड करते थे अपन, जिस भी तरीके से आप जीरोस निकाल सकते हो, इक्वल टू 0 रख के वो सॉल्व करो। जैसे ये आपके पास इसके जीरोस निकालो, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा आपके पास, स्टेप 1 तो यही हो जाएगा कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पहला स्टेप यही हो गया, ठीक है ना। फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पहला स्टेप। तो इसके जीरोस बताइए कितने आ जाएंगे, 4x² + 8x = 0 रखना है ना आपको। सबसे आसान काम क्या कर सकते हो इसमें कि सर ये तो मैं चलते फिरते भी कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सबसे आसान काम क्या है, मतलब छोटे बच्चे को भी उठा के अपनी बराबर पे कर दो तो वो भी बोल देगा ये कर लो सर। क्या करेंगे 8x, हाथ में टच है हो हाँ। किसको, 8x को? बहुत आसान काम बताओ आप तो मुझे, सर ये तो मैं ऐसे जा रहा था हो गया ऐसे करके। क्या चीज ऐसी है इसमें, क्या चीज आपको दिखाई दे रही है जो करते हुए आ रहे हो अभी तक? तू कॉमन में कॉमन कॉमन आ सकता है क्या इसमें कुछ, क्या कॉमन आ रहा है? 4x कॉमन आ सकता है क्या, अग्री करते हो? 4x, तो आपने बोला सर जो कॉमन आ रहा है ना पहले वो कॉमन ले लो आप, कितना बचेगा x, और यहाँ पे 2। भाई सिंपल हो गया। अब ये या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा,
दो ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई होकर जीरो आते हैं तो इसका मतलब कोई एक उनमें से जीरो होता है या दोनों जीरो होते हैं। तो आपने बोला सर x को जीरो रख दो, या तो 4x को जीरो रखोगे तो मतलब x ही जीरो आएगा एक तरीके से, और अगर x प्लस 2 को जीरो रखोगे तो x माइनस 2, तो एक इसमें से अल्फा है और एक इसमें से ये निकला है जीरो, सिंपल। समझ में आई बात? कॉमन तो आना चाहिए ना। अच्छा, अल्फा दोनों में से किसी एक को अल्फा, किसी एक को बीटा, किसी को भी, आपकी मर्जी है, चॉइस चलती है यहाँ पे। तो किसी एक को आप अल्फा मान लीजिए और किसी एक को बीटा मान लीजिए। बताओ भाई किसको अल्फा मानोगे? अल्फा आपने बोल दिया लेट अल्फा जीरो है और बीटा आपका -2 है। ठीक है वर्षा, बात आएगी समझ में? नहीं आई? ये आपके जीरो हो गए। अब ये तो आपके निकल आए। अब हमने बोला कि वेरीफाई करना है रिलेशन, तो अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस का बी अपॉन ए होती है। ए की वैल्यू कितनी है इसमें? 4, बी की वैल्यू कितनी है? 8, और सी कितना है? 0। अब वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपने LHS लिखा, LHS में अल्फा कितना है? 0, और बीटा कितना है? -2। -2 आ रहा है कि नहीं? और राइट साइड में आपने RHS जब इसका लिया माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी कितना हो जाएगा? माइनस का 8/4 कट के -2, क्या दोनों बराबर आए? वेरीफाई हो गया, पहला वेरीफाई हो गया। ऐसे वेरीफाई करते हैं। समझ पा रहे हो ना बात को? फिर आपने बोला सर एक अल्फा इंटू बीटा भी होता है, CY है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? LHS लो, इसमें अल्फा 0 है आपके पास, बीटा कितना है? -2, तो 0 इंटू -2 करोगे तो 0 आता है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। ठीक है, और इधर CY में C कितना है? और 0/4 करोगे तो कितना आएगा? तो LHS इक्वल टू RHS हो गया कि नहीं हो गया? हो गया वेरीफाई, वेरीफाइड। नीचे तसल्ली से लिख दो ताकि एग्जामिनर मार्क्स दे दे आपको, वेरीफाइड। हाँ, बड़ा ही आता है ये तो। कितने मार्क्स का होते हैं? 3। क्लियर? समझ में आ गई बात? अपन 10th के सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करेंगे, रिवाइज कराएंगे और फिर आगे बढ़ाएंगे आपको, है ना। रिवीजन होना चाहिए, रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है ना, RP को सेट कर लो, रिवीजन और प्रैक्टिस। जिसका RP सेट हो गया मैथ्स में, उसका मजे आ गए, उसे कोई नहीं रोक सकता फिर तगड़ा बच्चा बनने से, है ना। तो रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेकिन रिवीजन से पहले विजन होना जरूरी है, तभी तो रिवीजन होगा। तो ठीक है, इसलिए ये चल रहा है। आई बात समझ में? क्या तो कोई दिक्कत है अभी? ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आप मुझे करके बता दीजिए, वेरीफाई रिलेशन। अब मैं देखता हूँ आप इसके जीरोस कैसे निकालोगे, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मैंने बोला x² माइनस का यहाँ पे ले लेता हूँ 8, ये px है मेरे पास। वेरीफाई द रिलेशन x² - 8। अब आप सोचो कैसे करोगे वेरीफाई। आने दो रूट में, इतना तो आता ही होगा रूट निकालना। 2 वैल्यूज आएंगी रूट में, 2 वैल्यू आनी चाहिए ना भाई। जब रूट लगाते हैं तो आगे प्लस माइनस लगाते हैं। तो 2√2 में एक माइनस का 2√2 और एक प्लस का 2। अरे ऐसे ही तो होता है, यही तो मैथ्स है। ये धोखा हो गया तुम्हारे साथ। जैसे मान लो x² - 4 लिखा है, तो x² = 4 आएगा, तो x = प्लस माइनस का √4 आता है। ये प्लस माइनस लगाते हैं ये। 2 × 2 भी 4 है तो -2 ठीक है, समझ गए। याद रखना, तो रूट जब भी लगाओगे प्लस माइनस आगे लगाओगे। अब इन दोनों में से एक निकलेगा। भाई रूट में कितने डंडे होते हैं? 3, और प्लस माइनस में भी 3 होते हैं। प्लस के अरे एक याद करने के लिए बता रहा हूँ, 1 2 3 हो गए ना, और प्लस माइनस में कितने हो गए? 3। माइनस 2, तीनों को उठा उठा के ऐसे ही तो बनता है रूट, तभी तो आएगा ये, तभी साथ में रहेंगे ना।
इसे -2√2 मतलब वो उसकी वाली अल्फा। हाँ, एक को अल्फा किसी को भी मान सकते हो, आपकी चॉइस है, मतलब उसमें किसी एक को अल्फा मान लो, किसी एक को बीटा मान। तो पहले वाला तो नहीं दूसरा फिर दो वैल्यूज आई आपकी। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 ही आएगा। हाँ, 2 और माइनस, वो तो 2 और 2 हो गया है ना, और √2 होता है। पर नहीं है नहीं आ रहा, सर ये वो ऐसे मत सिमिलर करो नहीं आ रहा किसी भी x² - 8 0 रखो आप, ठीक है, आएंगे सिमिलर। देखो आप x² - 8 0 रखा, x² = 8 लिख पाओगे, x = +- का √8 लिख पाओगे, x = +- का 2√2 लिख पाओगे, अल्फा को 2√2 मान लीजिए और बीटा को माइनस का 2√2। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई? यहाँ तक सिंपल आ गई बात समझ में? अब चलते हैं अपन वेरीफाई करते हैं चीजें। अब हम वेरिफिकेशन पे गए तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अपनी तसल्ली के लिए अपन ने a की वैल्यू 1 लिखी, b की वैल्यू 0 लिखी और c की वैल्यू -8 लिखी, ठीक है कि नहीं? गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी ना, यही क्या है? तो वेरीफाई नहीं हुआ। तो इसमें जो LHS आ रहा है आपका अल्फा प्लस बीटा, वो कितना आ रहा है? 2√2 माइनस का और प्लस का 2√2, पहला तो है हाँ पहला भी दूसरा भी होगा। तो कितना हो गया? 0, ठीक है। और RHS कितना हो जाएगा? माइनस का b/a और ये माइनस का 0/1, 0। वेरीफाई। दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। इसका अगर आप LHS निकालोगे, LHS अल्फा इंटू बीटा, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2√2 और प्लस का 2√2, और ये कितना हो जाएगा? -8। और इसका RHS कितना हो जाएगा? c/a, और c कितना है? -का 8/1, यानी कि -8। वेरीफाइड भाई, वेरीफाई होते ही है ये, हमेशा हो जाए और क्या, रूट निकल के आ रहे हैं तो वेरीफाई होंगे ही, और 2 डिग्री में वेरीफाई होते हैं। क्लियर? मुझे सारे वेरीफाई है और क्या, अच्छा मतलब ये चेक कर आंसर चेक तो कर। आना ही आना है, अगर और गलत आ रहा है तो तुमने गलत किया। तुम लोग बस थोड़ा देख लो कैसे है, या फिर तुमने रूट गलत निकाल दिए हैं। अगर 0 सही निकाले तो फिर वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करेगा फिर। क्लियर? वेरिफिकेशन आई समझ में बात? तो ये होता है हमारा वेरिफिकेशन वाली बात। ओके, बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो आपको समझ में आ गई है बात? अब देखो, अब तक आपने क्या काम किया? अब तक आपने देखा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ बताओ क्या हो गया पॉलिनोमियल, ठीक है? तो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक पॉलिनोमियल, polynomial expression when sum and product of roots given, sum and product of zeros, sum and product of zeros are given, ठीक है जी?
आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन फाइंड करना है जब आपके पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं। क्लियर? तो ये कैसे होता है आपका? ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल आता है, ये आपका पॉलिनोमियल आता है। समझे बात को? हाँ, समझ गए? ये और इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पी एक्स तो बस ऐसे ही लिख देता हूँ, पी फॉर पॉलिनोमियल, पी फॉर पी एक्स, इस तरीके से ना। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कौन सी वाली? ये आपका पॉलिनोमियल आ जाता है साहब। ओके, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि फाइंड पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 7 and -3। सेवन एंड -3 तो x स्क्वायर माइनस 7 माइनस -3 आ गया, सॉल्व हो गया ये तो। है भाई, ये तो सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 7, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 पॉलिनोमियल। मुझे डिनोमिनेटर दे दो। ठीक है, मैं थोड़ा और अलग कर देता हूँ ना। अब मैं देख देता हूँ दूसरा क्वेश्चन। इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा इज 3/2, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस का 5/2। अब क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस का 3x एक्स स्क्वायर माइनस का 3/2x माइनस का 5/2। अच्छा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या एलसीएम लेके? इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना आप, 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5/2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और कई बार ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5, क्योंकि जीरोस निकालते टाइम तो ऊपर वाला ही रिस्पॉन्सिबल होता है, नीचे वाला तो होता नहीं है भाई। डिनोमिनेटर की वजह से कभी जीरो आंसर आया है कि कभी किसी का मैथ्स में? जब न्यूमरेटर जीरो होगा तभी तो आंसर जीरो आएगा, डिनोमिनेटर जीरो तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक है ना, बात आई समझ में? बस तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? ये थी हमारी कहानी। ये भाई साहब आपका एनसीईआरटी का पूरा हो गया आज ही, आज में देख लो आप। हाँ बस, पर हम लोग तो फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे कल, पर ये खत्म हो गया। मैं तो थोड़ा टाइम लगा रहा हूँ, थोड़ा रहम करता हूँ, नहीं तो 1 महीने में खत्म है सिलेबस ये एनसीईआरटी वाला तो 1 महीने में खत्म है। सर आप क्या प्रेफर करते हो कि आरडी खत्म कर ली कि आरएस, क्योंकि एक ही बुक कर सकते हो। आप कोई भी मत करो दोनों में से, क्योंकि नहीं नहीं, मैं आपको जो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, एक्सट्रैक्ट निकाल के दूंगा। समझ गए आप लोग? मैं आप लोगों को एक्सट्रैक्ट निकाल के दूंगा। कुछ इसमें डाला हुआ है मॉड्यूल में, कुछ शीट्स, ठीक है ना, कुछ अपने मोबाइल ऐप पे डालेंगे क्वेश्चंस। मोबाइल ऐप? नहीं पता क्या तुम्हें? हाँ, मोबाइल ऐप भी है यार, थोड़े बड़े लोग हैं हम भी हमारे पास भी है, डिजिटल बोर्ड है हमारे पास, मोबाइल ऐप भी है हमारे पास। ठीक है, वही एपी सेंटर ऑफ एजुकेशन मोबाइल ऐप है हमारे पास, एकदम बढ़िया। लोगो भी बनवाया हमने उसका 500 रुपये देके सस्ता सा, सारी सुविधाएं हैं, तो उसका फायदा उठाएंगे ना अपन लोग। ये जो वीडियोस है ना वो भी रिकॉर्ड हो जाएंगी सब उस पर, और आप सब लोगों को ऐड भी कर दूंगा मैं आज। यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, प्रीमियम कंटेंट है यार। पैसे तुम लोग यहाँ आ रहे हो इतनी दूर से घर से चल के, यूट्यूब पे तो बस ये कट कर डाल दूंगा बस, इसमें से बीच में से। ये तो आपके मोबाइल ऐप पे डालूंगा मैं तो। सिर्फ वेरिफिकेशन का पार्ट डाल देंगे। हाँ, छोटे छोटे डाल दूंगा बस, समझ रहे हो?
बस जैसे मान लो तुम पानी पीने जाओगे इधर से तो वो कट डाल दूंगा, फेमस हो जाओगे। है, बच्चा थक गया है पढ़ते पढ़ते पानी पीते जाते हो, इस बच्चे को कोई नहीं रोक सकता। आप न गर्मी, सर्दी तो खैर है ही नहीं अभी, ना गर्मी ना प्यास, ठीक है, और तू इधर से निकलते हुए जब मुस्कुराते हुए और चले जाए करना बस, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब आप एक्सरसाइज निकालना जरा एनसीईआरटी की सेकंड वाली, इसमें ही होगी एक, तो इसमें भी दी होगी ना, देखना एक्सरसाइज पे जाना ये आप निकल सकते है। खुद का मतलब वैसे क्लेम नहीं कर सकते ना कि सारी चीजें आपने बनाई हैं, हाँ, पर खुद का मतलब ये भी तो होता है कि हम लोगों ने सर्च किया है। एनसीईआरटी में 2x। हाँ, जैसे मान लो आदमी बॉडी बनाता है तो प्रोटीन भी लेता है, लेकिन बॉडी तो उसकी खुद की है ना, बना तो खुद रहा है ना, बेशक प्रोटीन बना। नहीं, दो हैं, ये तीसरी वाली हटा दी इन्होंने, हम लोगों ने डाल दिया क्योंकि हम ये पढ़ाएंगे, टॉपिक बाद में तो काम आता है ना, अपन तो थोड़ा एक्स्ट्रा चलेंगे ना इनसे। भाई एनसीईआरटी वालों ने तो काट दिया है ना सिलेबस, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो जाएगी आपको। बोर्ड में कम आएगा, हम पढ़ हाँ, लेंगे। हम ज्यादा पढ़ेंगे, बोर्ड वाला खत्म आपका, बोर्ड वाला खत्म, कल प्रैक्टिस करेंगे इसकी। क्योंकि हम लोग ये 8th में पढ़ चुके हैं। ये वाला डिवीजन विवीजन, हाँ, अरे इसको मैं आपको अपने स्टाइल में बताऊंगा आपकी बार, ये डिवीजन ना इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लॉन्ग वाले देखो जो चीजें आपके सिलेबस में नहीं है उसे मैं मैथमेटिकल स्टाइल में बताऊंगा, अपने स्टाइल में चीजों को आसान करके, ठीक है। टीचर का मतलब यही है, नहीं तो फिर तो तुम किताब में से भी पढ़ सकते थे सब समझ के। तो टीचर का मतलब ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को सिंप्लीफाई करे और आपको नई चीज़ बताए। अब ये डिवीजन वाला मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, जब मैं जेई में भी पढ़ाता हूँ ना, जब उनके सामने लिख देता हूँ ना मैं 3 डिग्री को 2-2 डिग्री में कैसे लिख दिया, तो वो बोलते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, एक लाइन में कैसे लिख दिया। फिर मैं सिखाता हूँ भाई फैक्टराइजेशन है, ये सिंपल है, ऐसे ही हो जाता है, लाइन में, एक लाइन में आप लिख दोगे, और वो आगे इतना काम आता है ना, आप 4 डिग्री 5 डिग्री तक को भी कर पाओगे आप। भाई मान लो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कल को आप कोई, अभी तो 10th में हो आप, कल को 11th में जाते हो, 11th में जाके वहाँ ऐसे डिवीजन करोगे, बगल वाला तो आप अंदर ही अंदर मुस्कुराएगा, वो तो हंसेगा ना आप पे, धीरे धीरे शर्म आ जाएगी आपको, तो कि ये क्या हो गया। कई बच्चे शर्म में नहीं पूछते थे। मान लो 150-200 की क्लास है, पहले जब मैं पढ़ाता था तो वहाँ पर 150-200 की क्लास होती थी, तो जैसे मैं लिखता था ना कई बार, तो बच्चे ने क्लास के बाहर आके पूछते थे सर आपने ये ऐसे कैसे लिख दिया एक लाइन में। तो मैं क्लास में क्यों नहीं पूछा, बोला सर मुझे लगा बहुत छोटी चीज़ है, डिवीजन क्या पूछूं। अरे कोई बात नहीं, पूछ लिया करो थोड़ा, और क्या है, आजू बाजू वाला कोई मुस्कुरा लेगा, हंस लेगा, और क्या। ठीक है जी, ये जो नोट्स है ना वो भी आपको मिल जाएंगे जो हमने बनाए हैं, अभी ये जो इस पे लिखे हैं ना, ये आज तो ऐसे ही हो गया, कल से थोड़ा सा क्वेश्चन, तो कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे भरपूर तरीके से, ठीक है। ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। टॉपिक नहीं, क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रैक्टिस, टॉपिक तो खत्म हो गए, आगे फिर पढ़ा दूंगा प्रैक्टिस कराने के बाद इसको, ओके कंटिन्यू।